जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। ये जेएसएससी सीजीएल ही नहीं, सभी परीक्षाओं के लिए ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और इसी तरह से आपको पर डे एक टॉपिक पर आपको जिस तरह से सीजीएल के सिलेबस को टारगेट करते हुए ये लेक्चर जो वो तैयार किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम किसी और के लिए नहीं आएगा, है ना। ये सभी के लिए काम आने वाला है, चाहे वो सीजीएल हो, उत्पाद सिपाही हो, म्यूनिसिपल हो, या तो फिर एलडीसी का हो, या फिर जेपीएससी के हो। सभी क्लासेस में ये आपके काम आने वाले हैं आज के इस लेक्चर से। चाहे जो भी होगा, झारखंड पुलिस होगा, दरोगा होगा, या जो भी भर्तियां आने वाली है झारखंड में, वो सभी भर्तियों से संबंधित ये टॉपिक आपका काम आने वाला है खोटा से। और जहाँ से खोटा व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ से प्रश्न आपको निश्चय ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये खोटा व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वर्ण विचार। जब तक आप किसी भाषा के वर्ण विचार को आप नहीं समझते, तब तक उस भाषा के व्याकरण को आप भली भांति नहीं समझ पाते हैं। इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि वर्ण विचार आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और ये आज का ये पहला टॉपिक है। जब आप जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में देखेंगे, तो सबसे पहला जो आपको टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है वर्ण विचार का। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। इस तरह से टॉपिक वाइज दिया हुआ है, और उसी तरह से हम लोग जो वो आगे बढ़ेंगे भी, है ना। जैसा जैसा आपको दिया हुआ है उसी तरह से हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स करते हुए चलेंगे। ये टॉपिक दरअसल रात को आपको 9 बजे रात को मिलेगा, लेकिन आज ये संडे है, इसीलिए आज आपको पहले मिल गया है। बाकी के कल से क्लासेस जो इसका मिलेगा वो आपको रात 9 बजे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके समय को ज़्यादा जाया किया जाए या बर्बाद किया जाए। आप चीज़ों को अच्छे से समझते जाएँ, कवर करते जाएँ, ताकि आप यहाँ से सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लें, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की, और एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। आते हैं पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल है कि एकर में कौन भाषा आर्य परिवार की है, यानी इनमें से कौन सी भाषा जो वो आर्य परिवार से संबंधित है। अब देखिए, ये चीज़ को तो हम लोग समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में कुछ कुछ भाषाओं के नाम दे रखे हैं। तो ऐसे में इम्पोर्टेंट है कि खड़िया भाषा भी आपको साथ ही साथ जान लेना चाहिए कि ये किस भाषा समूह के अंतर्गत आता है, या किस भाषा परिवार के अंतर्गत ये आता है। तो बता दें कि यहाँ पे खड़िया और मुंडारी, ये दोनों जो भाषाएं दे रखी है, ये दोनों भाषा जो आता है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है ना। किसके अंतर्गत आता है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रो एशियाटिक, क्लियर हो गया। यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें से मुंडारी हो, है ना, संथाली, खड़िया, ये सब जितनी भी भाषाएं हैं, जनजाति भाषाएं, ये सब आता है। अब ऐसा नहीं कि जनजाति भाषाओं में सभी भाषाएं, जितना हम बोले वो सब भाषा, है ना। खड़िया, मुंडारी हो, उसके बाद में आपका आता है ये संथाल हो गया, संथाली भाषा हो गया, ये सभी जो वो ऑस्ट्रो एशियाटिक के अंतर्गत आता है। जबकि कुड़ुख जो उरांव जनजाति की भाषा है ना, ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है ना। ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, चाहे वो हम माल्टो भाषा की बात करें या कुड़ुख या उरांव की बात करें, है ना। तो ये सभी जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी भाषाएं जो वो इसी के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। चलिए, इसके अलावे अगर हम बात करें खोटा की, तो खोटा भाषा जो है ये आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है कि एकर में कौन महाप्राण ध्वनि है, यानी इनमें से कौन सा जो वो एक महाप्राण ध्वनि है। अब सवाल उठता है कि महाप्राण ध्वनि होता क्या है। पहले तो सवाल को हल करने के पूर्व में आपको ये पता होना चाहिए कि अल्प प्राण और महाप्राण होता क्या है। तो बता दें कि जिस वर्ण के उच्चारण में मुख से थोड़ी सी हवा निकलती है, यानी हल्का हवा निकलता है, उसको हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। अल्प में नाम ही में तो लिखा हुआ है अल्प, ये अल्प मतलब होता है कम, और अल्प मतलब क्या हो गया? कम हो गया। तो यानी जिसके उच्चारण में कम हवा मुख से बह रहा है वो अल्प प्राण कहलाएगा, है ना। और जिसके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले वो क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। ये तो एक तरीका हो गया। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं पहचान करने के। सभी वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीनों जो वर्ण होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण होता है। जबकि सभी वर्णों का दूसरा और चौथा, ये दोनों जो ध्वनियाँ होते हैं वो क्या होता है? महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे रखा है, आप देख लीजिए सारे ऑप्शन में कि कहाँ पे किस वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण यहाँ पे दे रखा है आपको।
तो देखिए एक में है च, तो च जो वो किसी च वर्ग का पहला पहला ही दे रखा है, और प भी क्या है, पहला ही है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। प और फ देखिए पहला और दूसरा दे रखा है, ये भी होगा क्या, नहीं होगा। ख और घ यानी यहाँ पे दूसरा और चौथा दे रखा है, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लीजिए तीसरे में फ और प, यानी यह भी जो वो दूसरा और पहला दे रखा है, तो यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि खोटा वर्णमालाएं कई गो हर्ष स्वर वर्ण है। अब देखिए यहाँ पे यह सवाल जो वो पिछले कई एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट किए गए हैं, और जितना भी आपको सवाल बताया जा रहा है ये कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। ऐसा नहीं कि यह प्रश्न पूछा नहीं गया है, और आपको आने वाले परीक्षा में भी पूछा ही जाएगा। भले आपको अभी लग रहा होगा कि ये सब सवाल थोड़े ना पूछा जाएगा, लेकिन आप परीक्षा के जब प्रश्न आपको मिलेगा और प्रश्न पत्र जब आप हॉल में हल कर रहे होंगे तब तो आपको पता चलेगा ही, लेकिन बाद में पेपर जब ले करके आएंगे उसके बाद में हम आपको उस पेपर का एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न हमने आपको बताया था, और देख लीजिए कि कौन कौन सा प्रश्न आया हुआ है। हम ये आपको परीक्षा के बाद में पेपर हम लोग दिखा देंगे आपको, उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न जो वो पूछे जाते हैं। लेकिन उसके पहले जान लेना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहावत है ना कि अब हो तो पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब पछताने के बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी आप उन चीज़ों को सीख लीजिए, नहीं तो बाद में तो आप सीख करके भले मानते अगले एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे और उस समय सीख लेंगे, लेकिन अभी सीख लेने से ज़्यादा अच्छा है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी प्रत्येक वर्ग का आपको याद रखना कि यहाँ पे पहले तो वर्णमाला में स्वर कितना होता है, तो स्वर 8 होता है। कौन कौन सा होता है, अमिया अ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, है ना। उसके बाद में यहाँ पे हो जाता है एक ए और ओ। ये 8 जो आपको दिख रहा है यही खोटा में 8 स्वर होते हैं। अब यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा कि इसमें से स्वर कौन सा होता है और व्यंजन कौन सा होता है, ये भी तो बता दीजिए। चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। पहला आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ह्रस्व ई, नाम में ही आपको याद रखना है ह्रस्व ई और ह्रस्व उ, ये 3 जो है ये आपका ह्रस्व स्वर है ना। ये 3 जो वो क्या है, ह्रस्व स्वर है। जबकि इसके अलावे अगर हम लोग बात करेंगे, है ना, इसके अलावे अगर हम लोग बात करें, जैसे कि यहाँ पे एक दिख रहा होगा अमिया अ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये तीनों जो वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। बोलेंगे कई जगह पे 5 रहता है तो आप 2 क्यों छोड़ रहे हैं, तो देखिए ए और ओ ये 2 ऐसे स्वर हैं, ये ए और ओ 2 ऐसे स्वर हैं जिसका प्रयोग दोनों रूप में किया जाता है, यानी ह्रस्व और दीर्घ ये दोनों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ए और ओ का। तो कई बार इसे संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं संयुक्त स्वर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो नहीं पढ़ा है तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती थोड़ी ना है। इसमें हमें नहीं कह सकते कि ये नहीं होता है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर अगर दोनों के जगह पे इसका संयुक्त रूप से प्रयोग होता है तो इसको क्या कहेंगे, कौन सा स्वर कहेंगे, आप ही थोड़ा बता दीजिए। तो स्वर में 8 होते हैं। पहले हमने आपको बता दिया कि अ, ह्रस्व ई, यानी ये जो रेड में आपको दिख रहा है ना, ये रेड में जो आपको दिख रहा था ये तीनों ह्रस्व स्वर है ना, ह्रस्व स्वर है। इसके अलावे अगर हम लोग बात करें, जो ग्रीन में आपको दिख रहा है अमिया आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये जो वो दीर्घ स्वर है। इसके अलावे ए और ओ जो है ये संयुक्त स्वर है जो कि दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कई बार सवाल आपको पूछा जाता है कि खोटाएं दीर्घ स्वर की संख्या कई गो है। अब वहां पे ऐसे में अगर कहीं 3 ऑप्शन नहीं हो और ऑप्शन अगर 5 हो जाए तो इसमें गलती क्या है, 5 आंसर कर लीजिएगा, क्योंकि इसको भी तो हम लोग दीर्घ स्वर में काउंट करते ही हैं, ह्रस्व में भी काउंट कर रहे हैं और दीर्घ में भी काउंट कर रहे हैं। कई बार ऐसा शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके जगह पे ह्रस्व स्वर के जगह पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसका उदाहरण हम बाद में बताएंगे, नहीं तो अभी लगेगा कि पता नहीं और भी कुछ अलग हम लोग विषय से विषयांतर पर जा रहे हैं, इसलिए उन चीज़ों की चर्चा अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। तो इतना आपको याद रखने हैं कि इसमें से खोटा में स्वरों की संख्या, ह्रस्व स्वर की संख्या 3 है, दीर्घ स्वर की संख्या 3 या तो फिर 5, जो भी आपको दिखे ऑप्शन में आप दोनों का आंसर कर सकते हैं। बोलेंगे दोनों दिख जाए तो देखिए दोनों में अगर देखेगा तो ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर के ऊपर में कि वो किस तरह से वो क्वेश्चन को सेट करता है। खोटा में आपको जिद्दी नहीं बनना पड़ेगा। अगर आप खोटा में जिद्दी बनते हैं तो आपको इशू हो सकता है।
है ना। क्योंकि जब ये आप यहाँ पे जिद्दी बनेंगे तो आप प्रश्नों को गलत कर बैठेंगे। कई बार आपको आंसर उत्तर का चयन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि देवनागरी वर्णमाला के कौन तालव्य ध्वनि कर खोठाएं व्यवहार नख है, यानी इनमें से किस तालव्य ध्वनि का खोठा में व्यवहार यानी उपयोग नहीं किया जाता है। तालव्य तो ये ध्वनियाँ है लेकिन उसका उपयोग जो वो नहीं किया जाता है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे दो ऑप्शन में भी आपको दिख जाएगा कि जैसे तालव्य में होता क्या क्या है ना। तालव्य में आता कौन कौन सा है, तो आता है तालव्य में च, छ, ज, झ, है ना, और य। ये तो हो गया च वर्ग का 5 वर्ण। इसके अलावे आता है अंतस्थ य, है ना, उसके बाद में ह्रस्व ई और दीर्घ ई। ये सभी का उच्चारण जो वो किसके रूप में होता है, तो तालव्य के रूप में होता है। ये सभी तालव्य ध्वनि है। इसमें से यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से किसका प्रयोग जो वो खोठा में नहीं किया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है। यहाँ पे तालव्य श का प्रयोग, तो इसको भी हम लोग तालव्य श बोलते हैं, है ना, इसको तालव्य श बोलते हैं। तालव्य श का प्रयोग तो खोठा में नहीं किया जाता है। इसके अलावे भी अगर हम लोग बात करें तो अंतस्थ य का प्रयोग भी खोठा में बहुत जगह नहीं होता है। कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है। तो यहाँ पे भी आपको जिद्दी नहीं बन जाना कि प्रयोग नहीं किया जाता है तो नहीं किया जाता है, या किया जाता है तो किया जाता है। यहाँ पे भी आपको जिद्दी नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको मानना पड़ेगा कि हाँ भाई कुछ जगह पे इसका प्रयोग होता है, कुछ जगह पे इसका प्रयोग नहीं होता है ना। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप खोठा को अच्छे से समझ पाएंगे। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आज तो बोलेंगे कि आज तो बहुत सारा कुछ आप विवादित चीज़ों को आप बता दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम जो सच्चाई है वही चीज़ से आपको रूबरू करवा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी तालव्य श। इस स के जगह पे हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा शत्रु, तो शत्रु ये जो वो खोठा के आधार पे ये गलत लिखा हुआ है। खोठा में अगर लिखना हो तो शत्रु हम लोग इस तरह से लिखेंगे, है ना, क्योंकि ना ही त्र का प्रयोग किया जाता है खोठा में और ना ही इस तालव्य श का प्रयोग होता है ना। ना ही तालव्य श का प्रयोग होता है, ना ही मूर्धन्य श का प्रयोग होता है। ये दोनों स का प्रयोग नहीं होता है। इसके जगह पे दंत स का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये याद रखेंगे। और त्र का प्रयोग त और र के रूप में होता है। त्र के जगह पे त और र का प्रयोग होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग क्षेत्र, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्षेत्र, तो यहाँ पे क्षेत्र जो लिखा हुआ ये भी खोठा के आधार पे गलत है। अगर क्षेत्र लिखना हो तो इसको ऐसे लिखेंगे क्षेत्र, तो ये कह सकते हैं कि ये क्षेत्र सही है खोठा के आधार पे, जबकि ये खोठा के आधार पे गलत है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अगला सवाल पे आते हैं। त वर्ग के उच्चारण मुहे कौन भाग से हब है। अब त वर्ग का उच्चारण, त वर्ग के वर्णों का उच्चारण जो वो कहाँ से होता है, मुख से, मुख के। तो बता दें कि त वर्ग का जो वर्ण होता है इसका उच्चारण जो किया जाता है वो दंत से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, दंत से, यानी दांत से। यानी त थ द, जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो दांत पे जोर पड़ता है ना। देखेंगे कि दांतों से घर्षण होता है उसका उच्चारण करते समय। केवल त थ द ही नहीं होता है ना। त थ द ध तो ये तो होता ही है ना। त थ द ध दंत न, है ना, ये तो 5 हो गया। इसके अलावे इसमें अगर बात करें तो ल और स, ये दोनों का भी उच्चारण जो होता है वो दंत से ही किया जाता है। ये आपको याद रखना, ये सभी वर्ण जो वो दंत से इसका उच्चारण किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कौन कौन मूर्धन्य ध्वनिक प्रयोग खोठाएं नाय करल जा है, यानी इनमें से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि का प्रयोग खोठा में नहीं किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे मूर्धन्य ध्वनि का बात किया जा रहा है, तो पहले तो आपको याद रखना होगा कि मूर्धन्य ध्वनि कौन कौन से हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बता दें कि ट वर्ग का जितना भी है, ट ठ ड, है ना, ट ठ ड ढ और मूर्धन्य न, ये सभी जो वो ट वर्ग का ये मूर्धन्य वर्ण है। इसके अलावे र भी जो आता है ये भी क्या है, मूर्धन्य वर्णों के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ पे देख लीजिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको पता है कि ये मूर्धन्य श और इसको बोलते हैं मूर्धन्य न,
ये दोनों का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो आपको याद रखना है इसकी जगह पे हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे एक शब्द हमने लिखा बाण, है ना, बाण या वान, वान भी लिख सकते हैं, बाण। तो इसको अगर हम लोग खोटा में लिखना हो तो इसको लिखेंगे बाण, यानी इस न के रूप में हम लोग चेंज करके। ठीक उसी प्रकार से अगर एक शब्द हमने लिख दिया आपको धनुष, तो धनुष को हम लोग खोटा में किस तरह से लिखेंगे? तो या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं धनुक, या तो फिर इसे लिख सकते हैं धनुष, इस रूप में। लेकिन ये जो दोनों है, ये दोनों क्या होगा? गलत होगा, है ना। खोटा के आधार पर ये दोनों गलत है। तो आपको चीज़ों को याद रखना है, यहाँ से सवाल कहीं से भी आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि च वर्ग के उच्चारण मुंह के कौन भाग से करल जा है? तो च वर्ग का उच्चारण, जो च वर्ग होता है, च वर्ग में कौन कौन सा आता है? तो पहला तो आपको याद रखना है च, छ, ज, झ और य, है ना। ये जो वो 5 जो हो गया, ये आपका आता है च वर्ग के अंतर्गत। इसके अलावे और कोई वर्ण है क्या? तो हाँ, बिल्कुल इसके अलावे और भी कोई कोई आता है। जैसे कि यहाँ पे आपको याद रखना है ह्रस्व ई और दीर्घ ई। तो ये आपको याद रखना है कि ये भी जो है इसका उच्चारण जो वो कहाँ से होता है? च वर्ग के, च वर्ग, और च वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तो च वर्ग का उच्चारण होता है तालव्य, और तालव्य में ये सभी आता है ना। तालव्य के अंतर्गत तो ये आता ही है। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तालु से, है ना। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। च, छ, ज, झ, ये सभी जिसका उच्चारण जो होता है वो तालव्य से होता है, और ये सभी तालव्य ध्वनि कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोलल जाए वाला वर्ण के कहल जाए। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है? तो उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि हेठे लिखल कौन मूर्धन्य व्यंजन है? अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हेठे लिखल कौन मूर्धन्य व्यंजन है। सवालों पे आपको गौर करना है, उसके बाद में आप आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आप कोई गलत आंसर नहीं कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए जब भी हम लोग मूर्धन्य की बात करते हैं तो मूर्धन्य में आता है ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न। तो इसका प्रयोग तो खोटा में होता ही नहीं है ना। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते ही नहीं, क्योंकि इसके जगह पे हम लोग दंत न का प्रयोग करते हैं, है ना। मूर्धन्य न की जगह पे दंत न का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ट, ठ, ड, ढ में देख लीजिए कौन सा वर्ण आपको दिख रहा है। तो ड और ढ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन भी बोला गया है। तो व्यंजन भी आपको शब्द का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई 2 स्वर मिल जाए और स्वर को आप टिक करके आगे बढ़ जाएं। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे अगर हम लोग सवाल में एक सवाल कर दें आपसे कि एकर में कौन कंठ, है ना, कंठ स्वर लागे, कंठ स्वर लागे। और यहाँ पे ऑप्शन में, एक ऑप्शन में आपको दे दे क और ख, दूसरे में दे दे ग और घ, तीसरे में दे दे हम मान लेते हैं कि अ और अमिया अ, और चौथे पे दे दे हम ह। अब यहाँ पे अगर आपसे सवाल में इस तरह से पूछ ले कि इसमें से बताइए कि इनमें से कौन सा कंठ स्वर है, आप हड़बड़ी में बोलिएगा क वर्ग का जितना उच्चारण होता है वो कंठ से होता है, क ख है, तो यही तो हो जाएगा आंसर। आप पहले ही आंसर कर दिए, फिर आपको पता चला आगे नहीं यहाँ तो ग भी दिया हुआ है, यहाँ तो ह भी दिया हुआ है। तो ये सभी तो व्यंजन है। स्वर कौन सा है? स्वर अ और अमिया अ है, जो कि कंठ से इसका उच्चारण किया जाता है, और ये दोनों क्या है? स्वर है। तो ऐसे में सवाल आपको पहले कम से कम क्या है कि ध्यान से आपको सवालों को पढ़ना है, उसके बाद में आप उत्तर का चयन करें। एक बार जब आप OMR में रंग देते हैं उसके बाद में आप उसका कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। आपका वो समझ लीजिए कि 3 अंक तो जो सही था वो तो गया ही, साथ ही साथ एक नेगेटिव भी लेकर के गया, यानी एक सवाल गलती करने पर आपको 4 अंकों की हानि होती है। इसीलिए इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, तभी आप आंसर करिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है साड़ा कहल जा है। साड़ा किसे कहा जाता है? तो ध्वनि को जो वो साड़ा कहा जाता है ना। खोटा में ध्वनि को क्या कहा जाता है? साड़ा कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि खोटाए व्यंजन वर्ण कर संख्या कितना है। अब देखिए फिर ये एक विवादित प्रश्न आपके बीच में आ गया। ऐसे में कई स्टूडेंट का कहना है कि नहीं आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि नहीं ये तो हम पढ़े ही नहीं है, कुछ किताब में कुछ और दे रखा है।
तो बता दें कि यहाँ पे कुछ किताब ही नहीं, जितने भी अभी तक खोटा के साहित्यकार हुए हैं वो भी आज तक असमंजस की स्थिति में ही है। और इसके साथ साथ जेएसएससी जो ऑफिस है वो भी कह सकते हैं कि जेएसएससी जो उत्तर का चयन करती है वो भी कंफर्म नहीं हो पाई है। बता दें कि जेएसएससी के द्वारा एक बार इसका उत्तर का चयन किया गया है 27, एक बार इसका उत्तर का चयन किया गया है 31 और एक बार किया गया है 35। 3 एग्जामिनेशन है। हम आपको परीक्षा का डेट बता देंगे, परीक्षा का प्रश्न बता देंगे, आप जा करके वहाँ पे देखिए। आपको अगर नहीं मिलेगा तो आप हमसे मिलिएगा या तो आप हमको उसके बाद में बोलिएगा। तो जेएसएससी ने ही व्यंजन की संख्या जो वो अलग अलग बताया है, तो हम क्यों आपको एक बता दें। अगर बोलेंगे कि आपने देखिए 27 ही बताया था और वहाँ पे 31 आंसर जेएसएससी के द्वारा बोला गया, यानी आपने गलत बता दिया, आपके चलते मेरा 4 अंक कट गया। तो हम ऐसे में रिस्क क्यों ले भाई, जब जेएसएससी ही रिस्क नहीं ले रहा है तो हम क्यों ले। तो ऐसे में ये निर्भर करता है कि जेएसएससी या जो कह सकते हैं कि परीक्षक होता है वो इसका उत्तर क्या मानते हैं, ये उनके ऊपर में निर्भर है। हाँ, हो सकता है कि अगर डी में आपको दे दे ये सभी, तो सबसे बढ़िया है कि ऐसे में आप उत्तर का चयन करिएगा, ये सभी जब इस तरह के ऑप्शन आपको मिले उसके बाद। तो यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे ये पूछा ही सवाल है ना, ये परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है और यहाँ पे स्पेशली 35 तो ऑप्शन दिया है, लेकिन इसके अगल बगल में कोई सवाल आपको नहीं दिख रहा होगा। एक 29 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 27 या तो फिर 31 नहीं दिख रहा है ना। 27 या 31 रहता तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, इसलिए। और यहाँ पे साथ ही साथ देखिए ब्रैकेट में भी कर दिया कि 31+4। बोलेंगे ये 31+4 ये कहाँ से आया, तो 4 जो वो स्पेशल वर्ण जो कह सकते हैं कि महाप्राण ध्वनि जो होता है, नह, मह, लह और रह, है ना, ये 4 जो होता है NH, MH, LH और RH, ये 4 जो वो स्पेशल जो कह सकते हैं कि महाप्राण ध्वनि जो होता है, इसको भी काउंट करके यहाँ पे 35 बोल दिया गया। जबकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको हम व्यंजन वर्ण के अंतर्गत नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि न हम पहले काउंट कर चुके हैं, ह पहले हम काउंट कर चुके हैं, म पहले काउंट कर चुके हैं, ह पहले काउंट कर चुके हैं, ल भी पहले काउंट कर चुके हैं, ह भी, और र भी पहले और ह भी। तो हम फिर से इसको क्यों काउंट करें, इसको अलग से, इसको स्पेशल अलग रूप में हम लोग मान सकते हैं, रख सकते हैं इसको, क्योंकि इसका खोटा में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक शब्द हमने लिखा खैल है, जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा खैल है, तो यहाँ पे देखिए आधा ल और ह का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके लिए ऐसा थोड़े ना कि आधा ल और ह को हम एक अलग वर्ण ही, एक व्यंजन ही मान बैठे। तो ये कह सकते हैं कि उचित तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सब कुछ ध्यान में रखते हुए हम पहले ही बोले कि आपको खोटा में जिद्दी नहीं बनना पड़ेगा। जिद्दी बनिएगा तो आप गलती कीजिएगा, बाकी का आपको जो अच्छा लगे आप तो स्वतंत्र हैं, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, एकर में कौन महाप्राण ध्वनि है, ओकरा पहचान कर। अब देखिए फिर यहाँ से महाप्राण ध्वनि का यहाँ पे सवाल आ गया, और महाप्राण में हमने क्या बोला था आपको कि दूसरा और चौथा जो होता है वर्ण वो महाप्राण कहलाता है, और पहला, तीसरा, पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण कहलाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन किस तरह से दे रखा है। देखिए पहला में दे रखा है क ख ग ग अंगा, यानी पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या है, ये अल्प प्राण है, ये क्या है, अल्प प्राण है। दूसरा में दे रखा है च और छ, च छ की बात करें तो यानी ये पहला और दूसरा दे रखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अघोष कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। ड ढ न, ये क्या है कि यहाँ पे तीसरा, चौथा और पांचवा दे रखा है, इसको हम लोग घोष कहते हैं, है ना, इसको घोष कहते हैं। और यहाँ पे चौथा में आपको दे रखा है क्या, दूसरा और चौथा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। ये 4 से सवाल तो आपको पूछा जाता है, और चारों तो इजी है, आपको केवल रटने की आवश्यकता कहाँ पे है, आपको चीज़ों को ध्यान रखना है, 1-2 बार समझना है, उसके बाद में आप आंसर कर लीजिएगा। कहीं पे भी रटने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, केवल आप चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। भले इसमें ऑप्शन एग्जामिनेशन में दूसरे तरह से दिया हुआ था, लेकिन हम इस तरह से आपको स्पेशल ऑप्शन बना करके हम आपको बता रहे हैं, है ना। बाकी का एग्जामिनेशन में तो आपको ईजी ऑप्शन रहेगा जो कि आसानी से छट जाएगा, है ना, तो वहाँ पर तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि वर्ण। अब देखिए यहाँ पे आंसर तो हम बताए नहीं, आंसर क्या होगा, तो आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि बहुत कोई ऐसा होता है कि सब कुछ बताने के बाद भी आंसर बताना जरूरी है, नहीं तो आंसर नहीं बताए तो मतलब आंसर तो बताए नहीं क्या होगा, जबकि उतना कुछ हम डिटेल में बता दिए, लेकिन फिर भी आंसर उनको चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि वर्णमाला के दूसरा और चौथा वर्ण के कहल जाए। फिर वही घुमा फिरा करके पूछ लिया, थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा करके पूछ लिया सवाल, यहाँ पे भी महाप्राण के बारे में ही पूछा जा रहा है ना, कि वर्णमाला का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है उसको क्या कहते हैं।
तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है या ध्वनि जो होता है उसको क्या कहते हैं, महाप्राण ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का, वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है उसको अल्पप्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है उसको घोष कहा जाता है। प्रत्येक वर्ण का, है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष कहलाता है ना, उसको अघोष कहते हैं, जो कि पहला और दूसरा होता है ना। तो सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखिएगा। जब आप पहला बार पढ़ेंगे तो लगेगा सब कुछ एक जैसा लग रहा है ना, लेकिन जब 2-3 बार आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो सारा क्लियर हो जाएगा। खोठा कई को स्वर वर्ण के प्रयोग हव है, तो खोठा में स्वर वर्ण का प्रयोग कितना होता है? स्वर का प्रयोग जो वो 8 होता है ना। इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अम्य अ, हर्ष ए, दीर्घ ए, है ना, हर्ष ओ, दीर्घ ओ, ए और ओ, ये 8 जो वो स्वर का प्रयोग जो वो खोठा में किया जाता है। हिंदी का आप यहाँ पे नहीं डालिएगा, हिंदी का कंसेप्ट अगर लाइएगा तो यहाँ पे गलती कर बैठिएगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना है खोठा में ये 8 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ बोलेंगे कि यहाँ पे 2 चीज़ तो छूट रहा है, एक तो औ छूट रहा है, औ क्यों छोड़ दिए, और एक ऐ छूट रहा है, ऐ क्यों छोड़ दिए। तो देखिए अ जो है वो अ और उ के रूप में प्रयोग होता है, और ऐ जो है वो अ और ई के रूप में प्रयोग किया जाता है खोठा में। डायरेक्ट इस तरह से खोठा में प्रयोग इसका नहीं होता है ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखनी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि खोठा भाषा में तालव्य श के अवजी यानी उसके जगह पे किसका प्रयोग किया जाता है? तो तालव्य श के जगह पे हम लोग केवल एक स का प्रयोग करते हैं, दंत स का, है ना। तालव्य श की बात करें या मूर्धन्य श की बात करें, ये दोनों स का प्रयोग जो वो खोठा में नहीं होता है। इनके जगह पे केवल दंत स का प्रयोग हम लोग करते हैं, इस स का प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि जकर खेचा नाय करल जाए उसको क्या कहते हैं? यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्ण के व्यवस्थित समूह के की कहल जाए। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है ना। इसको वर्णमाला कहते हैं। क्लियर हो गया। और इसे खोठा में वर्णमाला लिखते हैं, है ना। तो क्योंकि वह जो वो ब में परिवर्तित हो जाता है, कई जगह पे ओक में भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे वकील को हम लोग ओकिल लिखते हैं, है ना, वकील को ओकिल बोलते हैं, ओकिल, या तो फिर इसे वकील भी बोल सकते हैं, वकील। क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। वर्ण के प्रकार कई गो है? आप पूछेगा कि वर्ण के कई गो प्रकार है, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, है ना। एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर होता है और व्यंजन होता है। स्वरों की संख्या खोठा में 8 है और व्यंजन की संख्या अलग अलग है ना। कहीं पे 27 है, कहीं पे 29 है, कहीं पे 31 है, कहीं पे 35 है। अब ये हम चारों लिख दे रहे हैं ताकि आपको खुद ये निर्णय करना है, जेएसएससी को निर्णय करना है। ऐसे सवाल को तो पहला बात कि एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाले सवाल हैं और ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी पूछे जाएंगे, क्योंकि वो जरूर पूछेंगे। जहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन वाला सवाल होता है वो तो जरूर पूछेंगे, क्योंकि उनको थोड़ा सा केस मुकदमा में ज़्यादा मजा आता है ना। तो इसलिए जानबूझ करके ऐसे प्रश्नों को और भी पूछेंगे, विवादित प्रश्नों को, जबकि ये विवादित टाइप के प्रश्न होते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सवर्ण वर्ण है। सवर्ण वर्ण कौन किसको बोलते हैं? तो इसको सजातीय कहा जाता है। सवर्ण वर्ण को सजातीय स्वर भी कहा जाता है, सजातीय वर्ण भी कहा जाता है ना। सजातीय वर्ण भी कहा जाता है। और सजातीय मतलब क्या हुआ? समान जाति का, है ना। स मतलब होता है समान और जाति मतलब जाति का। समान जाति का, देखिए यहाँ पे समान जाति कहाँ पे दिख रहा है? एक तरफ ए है, एक तरफ ओ है, तो ये तो नई बात बन रहा है। एक तरफ अ है, एक तरफ उ है, यहाँ भी नई बात बन रहा है। यहाँ पे अ है और ए है, ये दो की अलग अलग जाति का है। लेकिन देखिए अ और अमिया अ ये दोनों एक जाति का है ना। एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, इस तरह से मान सकते हैं कि ये दोनों जो एक जैसा दिख रहा है। तो इसको हम लोग सजातीय स्वर या सजातीय वर्ण कहेंगे, है ना। इसको स्वर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सजातीय स्वर भी बोल सकते हैं या सजातीय वर्ण भी बोल सकते हैं, क्योंकि सभी तो स्वर ही हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल है, अच्छा यहाँ पे एक और सवाल है कि तब बाकी के ये सब क्या हो जाएगा? इसको अगर हम लोग मान लेते हैं इसको सजातीय कहते हैं, तो इन तीनों को क्या बोलेंगे? इनका भी कोई नाम होगा? बोले हाँ बिल्कुल इसका नाम है, इसका नाम विजातीय। इसका नाम क्या है? इसका नाम विजातीय। विजातीय मतलब क्या होता है? जो समान जाति में नहीं हो, यानी अलग अलग जाति में हो, इसी को विजातीय कहा जाता है। और इसको हम लोग असवर्ण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? असवर्ण इसको कहा जाता है
है ना। तो ये आपको दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि खोटा भाषा में व्यंजन के प्रकार है। खोटा भाषा में व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो खोटा भाषा में आपको याद रखना है कि व्यंजन के, यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है, व्यंजन के 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा है 3? तो थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। पहला तो है एक अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। दूसरा इसमें आता है वो क्या है? अस्पर्श व्यंजन, अस्पर्श व्यंजन। और तीसरा आता है आपका ऊष्म व्यंजन। अब देखिए हिंदी में, हिंदी का कंसेप्ट यहाँ पे फिर मत लाइएगा, नहीं तो कुछ लोग हैं कि हिंदी वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी ले आएंगे और बोलेंगे कि आगत होता है तो कुछ और होता है। तो वो सब का कंसेप्ट अभी यहाँ पे आपको नहीं लेकर के आना है, नहीं तो वो सब अगर लेकर के आते हैं तो फिर आप गलत कर बैठेंगे, क्योंकि बोलेंगे आगत भी होता है, संयुक्त संयुक्त भी होता है, संयुक्त व्यंजन भी होता है। तो ऐसे में उन चीज़ों को आपको ध्यान नहीं रखना है ना। जैसे कि ज और फ जो होता है इसको आगत व्यंजन कहा जाता है ना, ये हिंदी के रूप में होता है। लेकिन खोटा में इन चीज़ों को अलग से नहीं पढ़ना है, हिंदी में केवल आपको 3 पढ़ना है। अब 3 की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ पे जब हम लोग पढ़ लिए कि 3, चलो भाई अंतस्थ होता है, स्पर्श होता है और ऊष्म होता है, तो क्या इसकी संख्या भी आपको पता होना चाहिए? तो हाँ, थोड़ा बहुत पता आपको होनी चाहिए संख्या का भी। संख्या से भी कई बार होता है कि सवाल आपको यहाँ से पूछ लिया जाता है। चलिए हम इतना ही मिटाते हैं, आपको थोड़ा सा बताते हैं। चलिए मिट ही गया पूरा, फिर से एक बार हम लिख देते हैं। सबसे पहला तो आपको याद रखना है स्पर्श, और इसकी संख्या खोटा में 23 होता है। इसके बाद में दूसरा है आपका अंतस्थ, अंतस्थ, और इसकी संख्या खोटा में 4 होता है। और इसके बाद में आता है ऊष्म, और ऊष्म की संख्या जो वो 4 होती है। अब यहाँ पे बोलेंगे 23 कौन कौन सा होता है, तो देखिए मेरे पास में छोटा छोटा डिस्प्ले है, ज़्यादा लिखने का स्पेस नहीं है, इसीलिए हम चीज़ों को आपको केवल बता दे रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। क वर्ग में क, ख, ग और घ, ये 4। च छ में ये आपको 5 याद रखना है, यहाँ से 4 रखना है क वर्ग से, 5 और 4 9 हो गया। ट वर्ग से आपको कितने याद रखने हैं? 4। फिर त वर्ग से आपको याद रखने हैं 5, और प वर्ग से आपको याद रखने हैं प फ ब भ म, आपको यहाँ से 5 याद रखने। तो देखिए 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 5 18, 18 और 5 23। तो ये 23 जो होता है वो स्पर्श वर्ण होता है। अंतस्थ कौन कौन सा हुआ? तो अंतस्थ य, र, ल और व, है ना। य, र, ल, व, ये 4 जो होता है वो अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। फिर आप बोलेंगे कि य और व का प्रयोग ही नहीं होता है, तो आप क्यों क्यों पढ़ा रहे हैं? तो देखिए ये अंतस्थ के अंतर्गत आता है। अब क्या है कि मान लेते कि क ख ग घ च छ ज झ इया, तो क ख ग घ अंगा, तो कुछ ऐसे वर्ण है जो जिसके अंतर्गत आता है, हम वो चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, ना कि ये चीज़ हम नहीं बता रहे कि किसका प्रयोग खोटा में होता है, किसका प्रयोग नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है ना। तो ऐसे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी का ऊष्म में अगर बात करें तो तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, ये 4 जो होता है इसको ऊष्म वर्ण कहा जाता है ना। इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, माफ कीजिएगा, है ना। ऊष्म वर्ण भी बोल सकते हैं या व्यंजन बोलेंगे, वर्ण तो बोल ही सकते हैं, है ना। तो ऊष्म व्यंजन इसको हम लोग कह सकते हैं। तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, है ना। तीनों आपको ध्यान रखने। अगले सवाल पे आते हैं। क वर्ग संबंधित है। क वर्ग किससे संबंधित है? तो क वर्ग का संबंध जो वो कंठ से है, यानी क वर्गों के जितने भी वर्ण हैं उसका उच्चारण करने के लिए जब उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। हमारा कंठ से इसका उच्चारण होता है। क, ख, ग, घ, है ना, अंग, ये सभी उच्चारण जो होता है वो कहाँ से होता है? तो कंठ से इसका उच्चारण जो वो किया जाता है। इसके अलावे क, ख के अलावे अमिया अमिया और ह, इसका भी उच्चारण जो वो कहाँ से होता है? कंठ से ही होता है। इसीलिए इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है, और यही सवाल आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ होता है। क ख तो सबको याद है कि कंठ से इसका उच्चारण होता है। च छ सबको याद है कि तालव्य से उच्चारण होता है, लेकिन अंतस्थ य, है ना, जैसे अंतस्थ ह्रस्व ई, दीर्घ ई और अंतस्थ य, ये तीनों जो वो तालव्य से इसका उच्चारण होता है। ये थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ठीक उसी प्रकार से ट ठ ड ढ तो सबको याद है कि मूर्धन्य से उसका उच्चारण होता है, लेकिन र का याद नहीं रहता है किसी को कि ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। ठीक उसी प्रकार से त थ द ध दंत न सबको याद होता है, लेकिन वहाँ पे ल और स याद नहीं होता है कि ये जो वो दंत से इसका उच्चारण होता है। ओष्ठ से आपको सबको याद है कि प फ ब भ म जो उच्चारण होता है वो ओष्ठ से होता है ना। प फ ब प वर्ग का जितना भी होता है ये कहाँ से उच्चारण होता है? ओष्ठ से होता है, यानी ओठ से इसका उच्चारण होता है। लेकिन आपको याद रखना है इसके अलावे ह्रस्व उ और दीर्घ उ, इसका भी उच्चारण जो होता है वो ओष्ठ से ही होता है।
है ना। तो ऐसे में जो अलग चीज़ है वही तो आपसे सवाल में पूछा जाएगा। जो सबके लिए कॉमन है वो तो सबको ही जान रहे हैं, तो वो तो सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा। कुछ ऐसे चीज़ पूछे जाएंगे जो थोड़ा यूनिक हो, थोड़ा नया हो और थोड़ा आप कन्फ्यूजन वहाँ पे हो सके, वैसे सवाल को पूछा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ट वर्ग संबंधित है। ट वर्ग किससे संबंधित है? तो टाठा डाढ़ा मूर्धन्य, है ना, तो मूर्धा से हो जाएगा। का खा गा क वर्ग से हो गया। दंत किससे हो गया? तथा दाधा दंतना। और तालु किससे हो गया? च छ और मूर्धन्य हो गया ट ठ, है ना। पफा हो गया ओष्ठ से, पफा हो गया ओष्ठ से। तो सब कुछ आपको समझ में आ गया। और टाठा डाढ़ा किससे हो गया? टाठा डाढ़ा मूर्धन्य हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रटने की आवश्यकता कहाँ पे? आप 2-3 बार पढ़िए तो मेरे साथ में, आपको चीज़ें आसानी से ऐसे ही याद हो जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों को बेकार में लगता है कि पता नहीं कितना रटना है, कितना याद करना है, कैसे याद करें। याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। खोटा भाषा में कई गो अंतस्थ वर्ण पावल जाए। अंतस्थ वर्ण, अभी देखिए थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आपको बताया था अंतस्थ य, र, ल और व। ये जो वो अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कह सकते हैं कि इसको रखा जाता है, और इसकी संख्या 4 होती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि हर एक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण के कहल जाए। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो किसके अंतर्गत आता है? इसको अल्प प्राण कहते हैं। दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। घोष किसको कहते हैं? 3, 4, 5 और 1, 2 जो होता है वो अघोष होता है ना। बाकी का अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा। क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हर एक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण के कहल जाए। हर एक वर्ग का पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने देखा कि उसको अघोष कहते हैं, जबकि घोष में तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। जैसे कि क ख ग घ अंगा, हम मानते हैं कि एक लिख लिए। आज आप लोगों को क ख याद करके ही हम जाएंगे। हम सोच लें कि आज क ख पूरा सिखा करके आपको जाने वाले हैं, है ना। तो पहला क और ख जो है ये दोनों क्या है? अघोष है। और ग घ अंगा जो है वो क्या है? ये तीनों घोष है ना। अब इसी में से पहला, तीसरा और पांचवा ये तीनों अल्प प्राण है, और ख और घ ये दोनों जो वो महाप्राण है। बोलेंगे खिचड़ी हो गया सर, ऐसे मत कीजिए, नहीं तो फिर हम लोगों को कन्फ्यूजन होगा। चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन करवा देते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा ये तीनों जो वो अल्प प्राण होता है। अब लिख लीजिए ना, क ख तो आपको लिखने के लिए आता ही है। क, ख, ग, घ और अंगा। अब देखिए पहला कौन है? क, तीसरा कौन है? ग और पांचवा कौन है? अंगा। तो ये तीनों जो हो गया वो अल्प प्राण हो गया। क्या केवल क ख में ही? नहीं, च छ ट ठ प फ त थ सभी वर्गों के लिए एक जैसा नियम है ना। सभी वर्गों के लिए समान नियम है, चाहे वो क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो या प वर्ग हो, सभी के लिए एक जैसा होता है ना। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये तीनों जो होता है वो अल्प प्राण होता है। बाकी के दूसरा और चौथा ये दोनों बच गया, ये महाप्राण कहलाएगा, है ना। तो क्लियर हो गया यहाँ से। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा पूछा गया था तो इसको हम लोग अघोष कहेंगे, है ना। पहला और दूसरा अघोष कहेंगे। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, पहला और दूसरा अघोष हो गया, क और ख ये दोनों जो वो अघोष हो गया। तीसरा, चौथा और पांचवा यानी ग, घ और अंगा ये तीनों क्या है? घोष है ना। ये तीनों घोष है, ये दोनों अघोष है। क्लियर हो गया। यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये वर्ण को क्या कहा जाता है? तो तीसरा, चौथा, पांचवा अभी हमने आपको बताया कि इसको घोष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग घोष कहते हैं, है ना। तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे कि किसी दूसरा वर्ग का हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं प, फ, ब, भ और म। तो देखिए पहला और दूसरा तो ये तो अघोष हो गया, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा जो है ये तीनों वर्ण को क्या कहते हैं? घोष कहा जाता है ना। तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण को क्या कहा जाता है? तो उसे घोष कहा जाता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अघोष में शामिल वर्ण के नाम बतावा। अब देखिए यहाँ पे सवाल इस तरह से नहीं पूछ करके आपको डायरेक्ट पूछ लिया कि कौन सा वर्ण जो है वो अघोष से संबंधित है। अब खुद आप इसका आंसर निकालिए। 1 मिनट के लिए वीडियो आप पॉज कीजिए और खुद इसका आंसर निकालने का प्रयास करिए कि क्या हम इसका आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ से क्या किया, आपको चीज़ों के बारे में आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो अघोष में अगर जैसे देखें च छ, तो देखिए पहला और दूसरा, तो यहाँ पे तो दूसरा आ रहा है। अब देखिए दूसरा किस में आ सकता है?
दूसरा में किस में आ सकता है, जैसे हम एक लिखे अल्प प्राण, एक में लिखे महाप्राण, एक में लिखे हम अघोष, है ना, एक में लिखे अघोष और एक में लिखे हम घोष। ये 4 हमने लिख दिया। अल्प प्राण में आता है पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण में आता है दूसरा और चौथा। ठीक है, उसी प्रकार से अघोष में अगर बात करें तो अघोष में कौन कौन आता है, पहला और दूसरा, और घोष में आता है तीसरा, चौथा और पांचवा। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछा क्या गया है, अघोष पूछा गया है। अघोष यानी पहला या दूसरा, या तो पहला होना चाहिए या तो दूसरा होना चाहिए। अब देखिए च और छ, च मतलब छ जो वो दूसरा वर्ण है, तो ये तो आ गया इसमें। झ की बात करें, च छ ज झ जो वो चौथा में आता है, तो चौथा में या तो ये महाप्राण हो सकता है या तो फिर वो घोष हो सकता है, दोनों हो सकता है ना, दोनों भी हो सकता है क्योंकि चौथा में आता है, चौथा में महाप्राण भी होगा और घोष भी होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर बात करें म की, तो प फ ब भ म मतलब पांचवा, और पांचवा में देखिए ये अल्प प्राण है और घोष भी है, क्योंकि 5 यहाँ पे भी आ रहा है और 5 यहाँ पे भी आ रहा है। ये काफ़ी थोड़ा डिटेल में हम आपको बता दें, हो सकता है कि चीज़ों को आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे कि हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको, लेकिन जिन्होंने पहले पढ़ चुके हैं हमारे साथ में उनको भली भांति पता होगा कि हम उनको क्या चीज़ बताने वाले हैं और कितनी गहराई की चीज़ हम बता रहे हैं, ताकि यहाँ से कोई भी सवाल अगर आपसे पूछ ले परीक्षा में तो कभी गलती नहीं होगा। हम आपको रटा नहीं रहे, आपको चीज़ों को समझा रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझ लिए तो आपके प्रश्न कभी गलती नहीं होंगे। बाकी का जब हम फाइनल प्रैक्टिस सेट में जब हम प्रश्न देंगे तो आपके दांत खट्टे करने वाले प्रश्न होंगे, आप यकीन मानिए। जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि खोटा में ऐसे ऐसे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, वैसे प्रश्न से आपको भेंट करवाया जाएगा। ये तो परीक्षा के सवाल तो आपको चुटकियों में उड़ जाएंगे, है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाने वाला है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सभी में देख लिए। और न भी क्या है, न भी जो वो पांचवा में आता है ना। त थ द ध दंत न जो वो पांचवा में आता है, और पांचवा देखिए कहाँ कहाँ पे, तो ये अल्प प्राण भी है और घोष भी है। तो ऐसे में आप खुद आंसर कर सकते हैं, हमको बताने की आवश्यकता क्या है। आप खुद इन चीज़ों का आंसर निकाल लीजिएगा और आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि खोठाएं अनुनासिक अक्षर बतावा। खोठा में अनुनासिक अक्षर कौन सा होता है। पहला तो अनुनासिक होता क्या है ये हम आपको बता दें। जिसका उच्चारण करते समय या तो उसका उच्चारण मुख और नासिका से जिसका उच्चारण किया जाता है उसको हम लोग अनुनासिक अक्षर कहते हैं, है ना। जिसका मुख और नासिका से, नासिका मतलब थोड़ा सा न का जैसा, है ना, हल्का पतला हो और न का उच्चारण वैसा हो। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं, जैसे कि अंगा, ठीक है, इया, उसके बाद में मूर्धन्य न, दंत न और म। ये 5 जो है ना, ये सभी जो वो अनुस्वार इसको वर्ण कहा जाता है। और साथ ही साथ आपको याद रखना कि अनुनासिक अक्षर भी इसको हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण के रूप में हम लोग लिखते हैं, जैसे एक हमने लिखा नाम गंगा, तो गंगा इस तरह से भी लिखा जाता है ना, गंगा इस तरह से भी लिखा जाता है। इसको गंगा लिखना हो तो क्या लिखेंगे, गंगा ऊपर में बिंदु दे देंगे, है ना। ठीक उसी प्रकार से एक हम और उदाहरण लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं चंचल, चंचल इस तरह से क्या है कि इसको चंचल इस तरह से भी लिखा जाता है और इसको हम लोग चंचल इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से एक हम लोग लिखते हैं डंडा, है ना, डंडा। इसको डंडा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी अनुस्वार दे करके, यहाँ पे बिंदु दे करके। ठीक उसी प्रकार से और भी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एक हम लोग लिख सकते हैं मंदा या गंदा, मानते कि गंदा। देखिए यहाँ पे न, आधा न का प्रयोग किया गया है, इसके जगह पे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको गंदा। ठीक उसी प्रकार से एक शब्द हमने लिखा कंपन, कंपन। देखिए आधा म है, म जो वो बदल जा रहा है किसमें, अनुस्वार में बदल जा रहा है, और इसको हम लोग इस तरह से भी तो कंपन लिख सकते हैं, है ना, तो कंपन। तो इस तरह से इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जाता है। अनुनासिक अक्षर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि खोठाएं ध्वनि के की कहल जाए तो ध्वनि को साड़ा कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि खोठाएं औ की रंग लिखल जाए, तो औ जो वो लिखा जाता है वो किस रूप में लिखा जाता है, इसके बारे में पहले बता चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे कि एक हमने शब्द लिखा, अगर हम कुछ जैसे लिखते हैं दौड़, एक शब्द हमने लिखा दौड़, तो दौड़ को हम लोग खोठा में ये ऐसे नहीं लिखेंगे। दौड़ लिखना हो तो खोठा में लिखेंगे द ओ और ड, दौड़,
है ना। तो इस तरह से हम लोग जो वो दौड़ लिखेंगे खोटा के आधार पे, ये सही होगा और ये जो वो गलत होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग लिखें औरत, तो देखिए ये लग रहा है कि आपको ये तो सही लिखा है, गलत कहाँ लिखे हैं, लेकिन ये खोटा के आधार पे ये गलत है। औरत अगर हम लोग को खोटा में लिखना तो उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे तब वो सही होगा, और नहीं तो गलत होगा वो, है ना। इसको हम लोग औरत इस तरह से लिखेंगे, अ उ, औ के जगह पे, औ के जगह पे और उ, और र तब जो था वो तो है ही। हाँ, तो ये आपको याद रखना है यहाँ से ऐसे। अगला सवाल है कि खोठाएं अय की तरह लिखल जाए। अय अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अ और ई लिखेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐनक। ऐनक अगर लिखना हो तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ये ऐनक गलत होगा। ऐनक लिखना हो तो अ ई न और क, ऐनक ऐसे लिखेंगे, तो ये जो वो खोटा के आधार पे सही होगा। एक और उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे कि हम लोग बोले कैसा, जैसा, कैसा, तैसा, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो कैसा को हम लोग लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, कैसा। कई बार आपने देखते होंगे कि उदाहरण के रूप में लिखते हैं जैसे, तो जैसे हम लोग ऐसे नहीं लिखते, है ना। जैसे हम लोग ऐसे नहीं लिखते, जैसे कैसे लिखते हैं, जैसे, 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 कैसे, तैसे, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो बदल करके लिखते हैं। चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और प्रश्न पूछा ही जाएगा, और नहीं तो कहाँ से पूछा जाएगा। जो चीज़ है वो तो आपको बता ही दिया जा रहा है। खोठाएं ऊ साड़ा के कौन रूप में लिखल जाए, तो ऊ को जो लिखा जाता है वो किस रूप में लिखा जाता है, इसको दूरवर्ती सर्वनाम शब्द के रूप में लिखा जाता है ना। दीर्घ ऊ जो है ये किस रूप में लिखा जाता है, दूरवर्ती सर्वनाम के रूप में। और ई शब्द का जो लिखा जाता है, ई जो वो समीपवर्ती सर्वनाम के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के स्वरूप में लिखते हैं कि ई मोबाइलवा हमर हक है, तो यहाँ पे लग रहा है कि मोबाइल मेरे सामने है। ई किताबा हमर हक है, तो किताब लग रहा है कि सामने रखा हुआ है। लेकिन जैसे कोई बोले कि ऊ घरा हमर हक है, तो ऊ जो बोला जा रहा है लग रहा है कि घर कहीं दूर में है। ऊ बंधा दिख रहा है, ऊ बंधा में पानी भरल है, तो यहाँ पे लग रहा है कि ऊ जैसे बोलते हैं तो वहाँ पे लगता है कि दूरवर्ती सर्वनाम के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखते हैं, यहाँ से भी चीज़ों को आपको स्पष्ट रूप में याद रखनी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि एकर में केकर प्रयोग खोठाएं नाय हवो है, यानी इनमें से किसका प्रयोग खोठा में नहीं किया जाता है। तो ये सभी का प्रयोग तो होता ही है, केवल इसका प्रयोग खोठा में नहीं होता है, न का, स का और स का। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कुछ कुछ ले लेते हैं, है ना। यहाँ से भी कई सारे उदाहरण आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे एक हम लोगों ने लिखा ऋण, तो ऋण अगर लिखेंगे तो क्या ये सही है खोठा के आधार पे, तो बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। ऋण अगर लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे इसको री और न। देखिए री का भी प्रयोग नहीं होता है खोठा में, और न का भी इस मूर्धन्य न का भी प्रयोग नहीं होता है। इस री के जगह पे इस तरह से री लिखेंगे, यानी र में बदल जाता है, और न जो वो मूर्धन्य न जो वो दंत न में बदल जाता है। उसी प्रकार से एक हमने उदाहरण के रूप में आपको बताया था धनुष। हाँ, धनुष का उदाहरण हम आपको बताए थे, या तो धनुख लिख सकते हैं, या तो फिर इसको धनुष लिख सकते हैं, या तो इसे धनुष लिख सकते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार से एक और, जैसे हम लिखते हैं शायद। शायद एक शब्द हमने लिखा, है ना, शायद, तो इसको शायद को लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, शायद, शायद, या तो फिर शायद, शायद लिख सकते हैं, शायद, शायद, है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो आपको चीज़ों को याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अब एक सवाल है कि भक्त से बनल भगत शब्द कैसन साड़ा परिवर्तन भेल है। देखिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन यहाँ से प्रश्न जो वो दरोगा की परीक्षा में प्रश्न जो वो पूछा गया है, और हम वहीं से प्रश्नों को भी कुछ कुछ प्रश्न आपको उदाहरण के स्वरूप में हमने उठाया भी है, और कुछ एक्स्ट्रा भी सवाल हमने लिया है। तो यहाँ से सवाल आपको जरूर पूछा जाएगा कि ऐसे प्रश्न का आंसर आपको करना होगा। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द दे रखा है भक्त, हम दोनों पहले लिखते हैं, एक हमने लिखा भक्त और एक हमने लिखा भगत। तो दोनों में आपको परिवर्तन क्या दिख रहा है, परिवर्तन ये दिख रहा है कि क के जगह पे यहाँ पे क है और यहाँ पे ग आ गया, यानी क से जो वो ग में परिवर्तन हो गया। अब फिर बोलेंगे कि क से ग में परिवर्तन हो जाना मतलब क्या हुआ। तो देखिए कि आपने पढ़ा होगा अघोष और घोष, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। पहला बोला था कि पहला और दूसरा जो होता है उसको अघोष कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं, है ना, इसको अघोष कहा जाता है। और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है इसको हम लोग घोष कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको घोष कहते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, पहला से तीसरा में परिवर्तन हो रहा है, यानी अघोष से घोष में परिवर्तन हो रहा है। और जिसमें परिवर्तन होगा उसी को हम लोग करेंगे चेंज, उसी के रूप में लिखेंगे। यानी अघोष में परिवर्तन हो रहा तो अगर अघोष में हो रहा तो अघोषीकरण, घोष में परिवर्तन हो रहा है तो घोषीकरण। यहाँ पे बदल किस रूप में रहा है, तो यहाँ पे बदल रहा है घोष में, तो इसको घोषीकरण कहेंगे, क्योंकि बदल किस में रहा है, घोषीकरण में, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जो वो घोषीकरण का उदाहरण है। यानी अघोष से घोष में बदल गया, इसलिए इसको घोषीकरण कहेंगे। अगर अघोष से घोष में बदल जाता, हाँ घोष से अघोष में बदल जाता तो इसको अघोषीकरण कहते हैं। लेकिन देख लेते जिस तरह से परिवर्तन होगा, परिवर्तन के आधार पे उसका आंसर आप करिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, सख्त से बनल शक्कत। अब देखिए एक जगह पे ख था और एक जगह पे क आ गया, ख से क में परिवर्तन हो गया, यानी पहला यहाँ था, पहला से दूसरा में परिवर्तन हो गया। देखिए यहाँ पे घोषीकरण और अघोषीकरण का तो बात नहीं आएगा, क्योंकि पहला और दूसरा घोषीकरण में, अघोषीकरण में पहला दूसरा एक साथ होता है, तो एक साथ होता है तो बदलाव तो होगा ही नहीं। तो चलिए दो ऑप्शन आप पहले काट दीजिए। अब है या तो अल्प प्राणीकरण का उदाहरण होगा या तो फिर महाप्राणीकरण का। अब देख लीजिए किस तरह से होगा, पहला, तीसरा और पांचवा ये जो होता है वो अल्प प्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा जो होता है ये महाप्राण होता है। अब बदल किस में रहा है, ख से क में, ख से क में, यानी महाप्राण से अल्प प्राण में बदल रहा है, महाप्राण से अल्प प्राण में बदल रहा है, इसीलिए इसको अल्प प्राणीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्प प्राणीकरण कहेंगे, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, एकर में कौन घोषीकरण की सही प्रत्यय न लागे। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सवाल पूछ लिया कि एकर में कौन घोषीकरण के सही उदाहरण न लागे। भक्त से भगत, अब पहला से तीसरा में बदल रहा है ना, भक्त से भगत, यानी का जो वो पहला था, पहला और दूसरा मान लेते हैं, ग में ग जो वो तीसरा में आता है, तो ये तो बदल रहा है, ये ठीक है। व्यक्ति से बैगत, यहाँ पे भी क से जो वो ग में बदल रहा है, यहाँ भी ठीक है। डॉक्टर से डॉक्टर, यानी यहाँ पे भी क से जो वो ग में परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पे भी ठीक है। लेकिन एक है खराब से खराब, यानी प फ ब, यानी पहला तीसरा से पहला में आ रहा है, यानी तीसरा से पहला में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको दरअसल यह जो वो एक अघोषीकरण का उदाहरण है। क्या है, अघोषीकरण का उदाहरण है, क्योंकि ये तीसरा से जो वो पहला में बदल रहा है ना। और पहले हम लोग इसका उदाहरण देख चुके हैं, तो इसका आंसर आपको याद रखना है, इसका आंसर जो वो डी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, प फ ब भ और म, तो पहला और दूसरा जो होता है वो क्या है, अघोष है, और तीसरा चौथा पांचवा जो है वो क्या है, घोष है, ठीक है। अब देखिए खराब, खराब से खराब हुआ है, यानी ब से जो वो किस में बदल गया, प में बदल गया। अब देखिए घोष से अघोष में बदल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अघोषीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अघोषीकरण इसका कहेंगे हम लोग, है ना। तो ये घोषीकरण नहीं, ये अघोषीकरण का उदाहरण है। बाकी के तीनों ऊपर के ऑप्शन जो वो घोषीकरण के हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एकर में अघोषीकरण के सही प्रत्यय ना है। बोलेंगे बस कीजिए सर, इस सब में बहुत ज़्यादा उलझन हो रहा है, लेकिन देखिए अभी उलझन हो रहा है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाला है। अभी आपको थोड़ा सा उलझन लग रहा होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ये चीज़ों को आप स्पष्ट कर लीजिए, आपके परीक्षा में आने वाले समय में बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कोई कुछ उदाहरण के स्वरूप में दिया कि एकर में कौन अघोषीकरण के सही प्रत्यय ना है, यानी अघोषीकरण का उदाहरण जो वो सही नहीं है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन को एक बार आप ध्यान से देखिए, है ना। सही सारे अगर देखेंगे तो ब से प में बदल रहा है ना, प फ ब, यानी तीसरा से पहला में बदल रहा है, तो चलो ये तो ठीक है, क्योंकि अघोष जो वो पहला और दूसरा होता है। तो देखिए तीसरा से पहला या दूसरा में किसी में भी बदल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे तीसरा चौथा और पांचवा होता है। ठीक उसी प्रकार से द से त में, त था द, यानी तीसरा से यहाँ पे भी पांचवा में बदल रहा है, यहाँ माफ कीजिएगा पहला में। और व्यक्ति से बेगत, व्यक्ति से बेगत यानी पहला से तीसरा हो रहा है, यानी ये उल्टा हो गया, है ना, ये उल्टा हो गया। जबकि शायद से शायद, देखिए ये भी तीसरा से पहला में आ रहा है ना। तो बाकी के सब में तीसरे से पहला में परिवर्तन हो रहा था, लेकिन सी जो ऑप्शन दे रखा है उसमें से ये उल्टा दे रखा है, यानी क्या हो जाएगा,
तीसरा जो उदाहरण है वो घोषीकरण का उदाहरण है ना। ये क्या है, घोषीकरण का उदाहरण है तीसरा में, सी में। बाकी के तीनों ऑप्शन जो वो बिल्कुल अघोषीकरण का ही उदाहरण है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। महाप्राणीकर सही पढ़तर छांटा। महाप्राणीकरण, महाप्राणीकरण मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीनों में से किसी से भी दूसरा या चौथा में परिवर्तन हो रहा होगा तो वो क्या होगा, महाप्राणीकरण का उदाहरण होगा। यानी ये तीनों में से किसी से भी दूसरा और चौथा में परिवर्तन हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, महाप्राणीकरण कहलाएगा। करब से करबा तो ये तो होगा ही नहीं। साग से साग यानी पहला से तीसरा में हो रहा है, पहला से तीसरा में ये होगा नहीं, पहला और तीसरा तो यहीं पे आता है ना, इसी में आ जाता है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी गलत है। मदद से मदद, मदद से मदद, अब देखिए द से त में हो रहा है, यानी तीसरा से पहला में जा रहा है, तीसरा से पहला में जा रहा है, ये होगा क्या, नहीं, पहला और तीसरा तो एक ही साथ इसमें, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट में आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है खैबे से खैबे, है ना, खैबे से खैबे, यानी ब देखिए ब किस में है, ब यहाँ पे जो वो तीसरा में है और भ जो वो किस में है, चौथा में। तो पहला, तीसरा और पांचवा, है ना, यहाँ पे ये अल्प प्राण है और महाप्राण में दूसरा और चौथा था, दूसरा और चौथा था। देखिए ब किस में आता है, तीसरा में आता है, और भ किस में आता है, भ अगर बात करें तो प फ ब भ, भ चौथा में आता है ना। तो यहाँ देखिए तीसरा से चौथा में जा रहा है, यानी ये बिल्कुल अल्प प्राण से महाप्राण की ओर बदल रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल पे आते हैं। मूर्धन्य व्यंजन है, इनमें से कौन सा जो वो मूर्धन्य व्यंजन है, तो यहाँ पे अगर बात करें ट ठ ड ढ मूर्धन्य, ये सभी मूर्धन्य का उदाहरण है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। खोठा स्पर्श वर्ण है, खोठा में स्पर्श वर्ण कितना है, तो हम लोगों ने इसका आंसर आपको गिना करके बताए थे, है ना, इसका ताइस आंसर जो वो गिन करके हमने आपको बता दिया था। चलिए यहाँ पे स्पेस है, हम लिख देते हैं एक बार, आप चीज़ों को अच्छे से कर लीजिए। क ख ग घ, ये चार यहाँ से हो गया, फिर च छ ज झ और इया। पहले बोले थे कि आज क ख बिल्कुल आप लोगों को सिखा करके ही जाएंगे, हमने भी ठान लिया है ना। ट ठ ड ढ मूर्धन्य न का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है, इसको छोड़ देते हैं। त थ द ध और दंतना, क्लियर हो गया। इसके अलावे प फ ब भ और म। अब देखिए यहाँ पे आप गिन लीजिए, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5, यहाँ पे फिर हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5, है ना, और फिर यहाँ पे हो गया 5। तो 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, यानी ये टोटल 23 जो है ये स्पर्श वर्ण कहा जाता है ना। तो इसको क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो इसकी संख्या कितनी है, कुल 23 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। व्यंजन वर्ण के खोठाएं की कहल जाए, तो बता दें कि यह सवाल पूछा गया है ना, यह सवाल जो वो पिछले परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए उसका सवाल हम लेकर के आपके बीच में आए। बता दें कि व्यंजन वर्ण को निभरगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निभरगर भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भाषा किसका साधन है। अब सवाल उठता है कि भाषा होता क्या है, पहले तो भाषा बताइए क्या होता है। तो कहता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य या तो बोलकर या सुनकर या लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। बोलेंगे थोड़ा लंबा उदाहरण हो गया, कोई शॉर्ट में परिभाषा बताइए। तो कहता है कि जिसके द्वारा हम अपने भावों का, है ना, जिसके द्वारा हम अपने भावों का लिखित अथवा सार्थक शब्दों में दूसरों को समझा सकें या उसकी बातों को समझ सकें, उसी को तो हम लोग भाषा कहते हैं। बोलेंगे ये भी थोड़ा लंबा हो गया, तो एक लाइन में अगर समझना हो कि भाषा क्या होता है तो सीधा लिखिए कि सार्थक शब्दों को, है ना, सार्थक शब्दों के समूह को, सार्थक शब्दों के समूह को, समूह या तो फिर संकेत, है ना, समूह या तो फिर संकेत को भाषा कहते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखने हैं। सार्थक मतलब क्या, जो सार्थक सही रूप में उसको लिख सके, है ना। तो या तो सार्थक शब्दों का जो समूह होगा या संकेत होगा, उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। बाकी के अपने अंदर का जो भाव है उसको लिखित या कथित रूप में, या तो लिख करके या तो बोल करके सामने वाले को अगर समझा दिए तो भैया वो भाषा है। नहीं तो कई बार ऐसा बोलते हैं कि कौआ भाषा बोल रही, या तो ऐसा कुछ बोल दिए जो कि सामने वाला समझ ही नहीं पाया,
तो बोले क्या बोल रहा है, कुछ इसका भाषा ही नहीं समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि हम चल गए चाइना और वो सामने वाला चाइनीज बोल रहा है, अब उसका जब हम बातें नहीं समझ पाएंगे तो वो भाषा उसको कैसे पता चलेगा। नहीं हम बता सकते कि कौन सी भाषा है। भाषा तब बता सकते हैं जब उसके सामने या तो बोल करके या लिख करके वो बता दे और हम समझ जाएं, तो वही तो भाषा होता है ना। तो उसको हम लोग भाषा कहते हैं। तो भाषा किसका साधन है? भाषा जो वो अभिव्यक्ति का साधन है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि स्वतंत्र रूप से बोलल जाए वाला वर्ण के की कहल जाए, तो इसको स्वर कहा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा रिपीट है क्योंकि ये 2 बार सवाल जो वो पूछा गया है अलग अलग परीक्षा में। यह र ल व कैसन साड़ा है, यह जो वो किस प्रकार का साड़ा है, यानी किस प्रकार का ध्वनि है। तो ये अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। अल्प प्राण में क्या होता है, जिसको बोलते समय क्या होता है कि हल्की हवा निकलती हो, है ना, मुख से थोड़ी सी हवा निकलता हो, उसको अल्प प्राण कहा जाता है। तो यह र ल व जब आप उसका उच्चारण करेंगे ना तो इस समय देखिएगा मुंह से हल्का हवा निकलेगा, इसीलिए इसको अल्प प्राण के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर हो गया। तो ये अल्प प्राण तो हो गया। इसके अलावा ये घोष का भी उदाहरण है ना। और घोषीकरण, अघोषीकरण, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब चीज़ अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे थ्योरी वाले लेक्चर में अब चल जाइए। वहाँ पे एक एक नस का कह सकते हैं कि इलाज वहाँ पे सही से किया गया है। वहाँ पे आपको बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अल्प प्राण और घोष का ये उदाहरण है। अगला सवाल है कि तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह ये किस प्रकार की ध्वनि है। ये ध्वनियाँ जो वो किस प्रकार की ध्वनि है, तो बता दें कि यह जो वो क्या है। पहला तो आपको याद रखना है, यह जो वो महाप्राण है। जैसे स, तो स देखिए बोल रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा मुख से हवा निकल रहा है ना। ह, तो ह थोड़ा देर तक बोल रहे हैं, इसलिए इसमें हवा जो निकलता है वो मुख से थोड़ा ज़्यादा निकलता है। बाकी का घोष और अघोष जो वो ये घर्षण से संबंधित है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में कभी चर्चा कर लेंगे। बाकी का थ्योरी में तो हम बता ही चुके हैं, है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। तो ये महाप्राण का उदाहरण है और अघोष का ये उदाहरण है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और साथ ही साथ में ये चारों ध्वनि के बारे में या चारों वर्णों के बारे में याद रखेंगे। इसी को हम लोग ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, है ना, ऊष्म व्यंजन भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ से भी आपको याद रखने हैं, है ना। तो यहाँ से कहीं से भी प्रश्न आपको घुमा फिरा करके पूछा जाएगा। और या तो सवाल में यहाँ पे ये भी पूछा जाएगा कि एकर में कौन ऊष्म व्यंजन के प्रयोग ना करल जाए या करल जाए, ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो सवाल घुमा फिरा करके कहीं से भी किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है खोटा भाषाएं छ, है ना, इसका प्रयोग जो वो किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है। तो ये आधा च छ लिख सकते हैं। जैसे एक हमने शब्द लिखा परीक्षा, तो परीक्षा अगर बोले तो ये खोटा के आधार पे ये गलत है। हिंदी में तो लग रहा होगा कि ठीक ही तो लिखा हुआ है सर, काहे आप गलत बोल रहे, तो बता दें कि ये खोटा के आधार पे बिल्कुल गलत है। परीक्षा में अगर लिखना हो खोटा के आधार पे तो या तो इस तरह से आप लिखिए परीक्षा, हालांकि आधा च भी प्रयोग कहीं कहीं पे होता है, नहीं तो इसका भी प्रयोग लगभग ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। इससे अच्छा लिख सकते हैं परीक्षा इस तरह से, या तो फिर लिख सकते हैं परीक्षा, है ना, लिख सकते हैं परीक्षा, या तो फिर इसको लिख सकते हैं परीक्षा, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको इतने रूपों में लिख सकते हैं, है ना। एक कहावत था कि जब एक बुढ़िया थी तो वो मरने वाली थी, तो उसको बोला जाने लगा कि सामने वाला बोला ना कि बोल मैया राम, तो बोली बुढ़िया कि एते अटा कुटा बोले नहीं पार बोरे बेटवा, यानी बेटा को इतना चीज बोल दी कि एते अटा कुटा बोले नहीं पार बोरे बेटवा, लेकिन वो श्री राम नहीं बोली, है ना, राम नहीं बोली। यानी एक सीधा चीज बोलना था वो नहीं बोला गया, लेकिन उसके जगह पे कितना चीज बोल दिया। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे है, और बुढ़िया लास्ट में मर गई, है ना। तो ऐसा ही है यहाँ पे परीक्षा, देखिए सीधा लिखना था, लेकिन इसको ऐसा सीधा नहीं लिख करके इतने तरह से लिख सकते हैं, लेकिन एक जैसा हम लोग नहीं लिख सकते इस रूप में, क्योंकि इस रूप में हम लोगों को लिखना मना ही है ना, क्योंकि इस छ का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं किया जाता है ना। तो क्लियर हो गया, आपको चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। एकर में कौन सा दीर्घ स्वर लागे, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कौन कौन सा होता है, तो अमिया आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल पे आते हैं। त वर्ण कर उच्चारण मुख के कौन भाग से हवो है। त वर्ण का उच्चारण मुख के कहाँ से इसका उच्चारण किया जाता है। तो त वर्ग जो होता है त थ द ध दंत न, नहीं कुछ आता है तो कम से कम पढ़ लीजिए त थ, इसीलिए तो पढ़ा रहे थे। त थ द ध दंत न, त थ द ध
दंतेन। अब देखिए जैसे लास्ट में बोलते हैं दंतेन तो हमको पता चल जाता है कि इसका उच्चारण दंत से हुआ है। ट ठ ड ढ मूर्धन्य न, तो मूर्धन्य आपको पता चल जाता है कि ट ठ जो वो मूर्धन्य का वो वर्ण है ना। तो यहाँ से भी कई बार चीज़ें जो वो स्पष्ट रूप में पता चल जाता है ना। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल पे आते हैं, खोठाएं व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है। अब देखिए एक बार फिर से सवाल यहाँ पे पूछा गया इस रूप में। अब यहाँ पे भी सवाल दिया कि किस रूप में इसका आंसर करेंगे, और ये भी सवाल पूछा गया है। कब पूछा गया पता है, चलिए हम बता देते हैं आपको। ये राजस्व कर्मचारी के परीक्षा में पूछा गया सवाल है, राजस्व कर्मचारी, और हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं किए हैं। जैसा ऑप्शन वहाँ पे परीक्षा में था वैसा ही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिया गया है। ये परीक्षा 2017 में हुआ था और उसी का ये प्रश्न है, इंटर स्तरीय ये परीक्षा था। अब देखिए यहाँ पे क्या कि कन्फ्यूजन यहाँ पे तब होता है, चलिए यहाँ पे तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन दो में यहाँ पे फंसा दिया। 35 और 31 में दो जगह कन्फ्यूजन ला ही दिया, क्योंकि बहुत जगह 31 भी उत्तर रहता है, बहुत जगह पे 35 भी रहता है। ऐसे में उत्तर क्या करें, और आपको आश्चर्य होगा कि इसका आंसर जो वो 31 बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि 35 वहाँ पे बताया गया है उत्तर, और यहाँ पे 31 बताया गया है। अब आप ही बोलिए कि हम क्या करें इसमें मेरी क्या गलती है। ये तो कह सकते हैं कि जेएसएससी के द्वारा अलग अलग उत्तर माना गया है, और यहाँ तक कि एक बार 27 भी उत्तर माना गया है, जो कि स्नातक स्तरीय परीक्षा था उसमें से 31 माना गया, ये सब 27 माना गया है, और 35 तो आपको बताया ही, जो कि दरोगा की परीक्षा में पूछा गया सवाल था, है ना। दरोगा की परीक्षा में पूछा गया था, वहाँ पे 35 उत्तर बताया गया। एक और सवाल, एक और एग्जामिनेशन में 27 बताया गया, और ये राजस्व कर्मचारी के परीक्षा में जो वो 31 बताया गया। अब बताइए कि तीनों उत्तर बताया गया, आप इसको सही कौन सा मानिएगा। तो आपको क्या है कि ऐसे में आपको प्रश्नों पे ध्यान देना होगा। हो सकता है कि आप उत्तर अगर ये सभी ऑप्शन मिले 27, 31, 35 ये और डी में ऑप्शन मिल जाए ये सभी, तो आप ये सभी आंसर कर लीजिएगा। लेकिन अगर कहीं 4 ऑप्शन अलग अलग मिल जाए तो ऐसे में, और ये सब में कोई 2 या 3 अगर मिल जाए ऑप्शन में, तो आपको केवल जेएसएससी के द्वारा ही बताया जा सकता है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कोई मास्टर नहीं बता सकता है, खोटा का कोई भी मास्टर हो, है ना। तो चलिए बाकी के आप चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, है ना, एक एक बातों को ध्यान में रखिए, यही काम आने वाला है आपकी परीक्षा के समय में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों उत्तर होना चाहिए था, है ना, दोनों उत्तर हो जा। अगर मान लेते कि 31 के जगह पे हम कुछ दूसरा लिख लेते, मान लेते कि 33 कर देते, तो 33 फिर नहीं होता, या तो फिर इसके जगह पे मान लेते कि 39 कर देते, या और भी कुछ कर देते, 36 कर सकते थे। तो ऐसे में ये सब रहता तो क्या है कि आंसर आसानी हो जाता है छांटने में, और ऐसा सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन देखिए क्या होता है, आने वाले प्रश्नों से ही पता चलेगा। हेठे लिखल टाइम मूर्धन्य व्यंजन वर्ण की पहचान करा। अब यहाँ पे कुछ मूर्धन्य वर्ण लिखा हुआ है, उसको पहचान करना है कौन सा इसमें से जो मूर्धन्य वर्ण है। तो मूर्धन्य कौन सा है, तो यहाँ पे ट ठ ड ढ मूर्धन्य, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल है, और इसका आंसर आपको खुद करना है ना। इसका आंसर आप खुद बताइएगा कि इनमें से कौन सा एक उत्तर जो वो गलत लिखा हुआ है। व का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है, ए का कंठतालव्य से होता है, ओ का कंठोष्ठ से होता है, या ये सभी का प्रयोग नासिक से होता है। आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो वो गलत लिखा हुआ है ना। तो ये आपको बता देना कि इनमें से किसका उपयोग जो वो गलत है, और गलत है तो क्यों है, और अगर उसका उच्चारण वहाँ से यहाँ से नहीं होता है तो कैसे होता है। ये सभी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बाकी के हमारे साथ में, अगर आप पेड ग्रुप में हमारे साथ में अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। हमारा नंबर है 9708305319, जो कि आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा, है ना। तो इसमें आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक नाम मात्र का फ़ी है, जो कि और हर जगह से आपको कम फ़ी यहाँ पे लिया जाएगा, और एक बेटर कंटेंट के साथ में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें से आपको थ्योरी क्लासेस, उसका MCQ, हैंड रिटेन नोट्स, उसके अलावा 30 मॉक टेस्ट आपको इसी फी में मिल जाएगा, और 10 मैराथन क्लास भी आपको दिया जाएगा, जो कि अंत में ये रिवीजन के तौर पर आपको दिया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको इसी एकमात्र फी में, जिसके लिए आपको पे करना है 499 का, है ना। ये 499 में ही ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध यहाँ पे करवाया गया है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी के मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।